हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को एंड मोस्ट वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। बताइए सभी लोग, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का फिर से होने जा रहा है। एक बार मुझे कमेंट करिएगा ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है या नहीं। उसके बाद में आज का जो सेशन है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर का मॉक टेस्ट नंबर 3, जिसमें आपको कराने जा रहे हैं हम टॉप 50 MCQ क्वेश्चन फॉर UPTGT एग्जामिनेशन। ओके, गुड इवनिंग। एक बार मुझे कमेंट करिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है या नहीं। इससे पहले आप लोगों के 2 मॉक टेस्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लासेस को एक्सेस कर लीजिए, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगे। तो स्मिता वर्मा, गुड, ठीक है। चलिए, और सभी कैंडिडेट्स सेशन को शेयर कर दीजिए और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उस सेशन को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है ईयर 1805 की। 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम रिटन यानी कि लिखी गई थी। दी हुई पोएम्स में से 1805 में कौन सी पोएम है जो लिखी गई थी। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करिए। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, आलोक, स्मिता, ओके, मैजबीन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चंद्रलता ऑप्शन बी बता रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आज इन लोगों का द प्रील्यूड, ठीक है ना। प्रील्यूड वाज रिटन इन 1805, ठीक है ना। 1805 में इसको कंप्लीटली फिनिश कर दिया गया था एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1850, 1850 में इसको पब्लिश किया गया था। कि अगर बात करें इसको कि इसे लिखना स्टार्ट कब किया गया था, then it was begin in 1798, 1798 में इसको लिखना स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। यानी बात हो रही है विलियम वर्ड्सवर्थ का जो लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रील्यूड, वो किसी बहुत ही बड़े लॉन्ग फिलोसॉफिकल वर्क का पार्ट बनने जा रहा था। उस वर्क को किस नाम से वर्ड्सवर्थ पब्लिश करने की मूड में थे। ऑप्शन है द एक्सर्शन, द रेक्लिस, येलो रिविजिटेड और पीटर बेल। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड, ठीक है ना। तो द प्रील्यूड क्या था, ये आपका एक इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा जाने वाला वर्क था, जो कि रेक्लू नाम का इनका जो वर्क था लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोएम, इसका एक इंट्रोडक्शन के तौर पे इसे पब्लिश करने के मूड में थे। बट ये जो वर्क है द रेक्लूस, ये कभी फिनिश ही नहीं हो पाया था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अवे। विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अवे क्या है। एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, एक ड्रामाटिक लिरिक है, एक ड्रामाटिक एपिक पोएम है, या फिर ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है सभी लोगों को। ऑप्शन बी आ रहा है, गुड। तो टिंटन अवे क्या है, टिंटन अवे एक ड्रामाटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी हुई इनकी एक पोएम है, याद रखेंगे। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1798, 1798 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एपिक। एपिक इज एन इंटीरियर स्टोरी ऑफ अ बैटल, अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, एन इंटीरियर ड्रामाटिक मोनोलॉग और एन इंटीरियर मोनोलॉग। तो एपिक, एपिक क्या है आपको बताना है, व्हाट इज एन एपिक। चलिए ओके, ध्रुवकांत करें, 3rd कंफ्यूजन में है, एक बार चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। हिलान सिंह, चंद्रलता, आलोक, गौतम ऑप्शन बी बता रहे हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है, एन एपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन ऑन अ सीरियस और डिग्निफाइड सब्जेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है स्कीमेटिक। एक टर्म आया है स्कीमेटिक। स्कीमेटिक का मतलब क्या है, डिस्टर्बिंग, डायबोलिकल, ग्रामेटिक या डाइग्रामेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है स्कीमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा।
ठीक था। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट, गुड, वेरी गुड। रजनी स्मिता वर्मा ऑप्शन डी बता रही हैं। सो द राइट आंसर गोज टू डायग्रामेटिक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्कीमेटिक का मतलब है डायग्रामेटिक, यानी जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं आरेखीय, ठीक है ना, आरेखीय। क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू अ प्लान, किसी प्लान के अकॉर्डिंग जो काम किया जा रहा है, ठीक है ना, आरेखीय। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है दिए हुए वर्क्स में जिसमें लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया है गाल्सवर्दी ने? ऑप्शन है द कंट्री हाउस, द फोर साइड सागा, फ्रेटर्निटी, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। गाल्सवर्दी रिप्रेजेंटेड द लोअर क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? ध्रुवकांत ऑप्शन सी बता रहे हैं, स्मिता वर्मा, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्री हाउस। एक नोवेल है जिसको 1907 में पब्लिश किया गया था गाल्सवर्दी के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आया है हिलेरी डेलिसन। हिलेरी डेलिसन ये कौन है? एक वेल्दी राइटर है एंड इट इज ए करेक्टर इन द कंट्री हाउस, द फोर साइड सागा, फ्रेटर्निटी, या इनमें से कोई नहीं। इंपोर्टेंट कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है एक वर्क का। तो कौन सा वर्क है वो? द कंट्री हाउस, द फोर साइड सागा, फ्रेटर्निटी, या इनमें से कोई नहीं। 7th नंबर का क्वेश्चन बताना है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। नो आइडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो आइडिया। चलिए, द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में। फ्रेटर्निटी भी क्या है? एक नॉवेल है जिसको 1909 यानी कि 1909 में पब्लिश किया गया था। और ये जो वेल्दी राइटर है इसका नाम है हिलेरी डेलिसन, ये इसका एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन है बिफोर द आर्यंस, एक ग्रामर का क्वेश्चन है। बिफोर द आर्यंस के बाद है स्पेस, टू इंडिया द्रविड्स हैड लिव्ड देयर। आपको बताना है किस वर्ब को हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करें पहचानने की। टाइम एंड टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है। तो यहां पर आया बिफोर, ठीक है ना, और यहां पर क्या है? द्रविड हैड लिव्ड। ये आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट है। क्या है? पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जो काम बाद में होता है उसके लिए उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में। तो बिफोर द आर्यंस द्रविड हैड लिव्ड देयर, तो जो बाद में हुआ है उसको किस में करेंगे? सिंपल पास्ट में बनाएंगे। और सिंपल पास्ट हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। बिफोर द आर्यंस केम टू इंडिया द्रविड्स हैड लिव्ड देयर। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है वर्स लिब्रे। वर्स लिब्रे क्या है? होलोफोन है, राइम्ड फॉर्म है, क्लोज फॉर्म है, ओपन फॉर्म है। वर्स लिब्रे क्या है? जल्दी से बताना है। लिटरेरी टर्म आया है वर्स लिब्रे, फ्रेंच ट्रांसलेशन है ये किसका? फ्री वर्स का। गुड, ऑप्शन डी आ रहा है ओपन फॉर्म, ठीक है ना। क्या इसे बोल दीजिए? वर्स लिब्रे या फ्री वर्स इज एन ओपन फॉर्म ऑफ पोएट्री इन विच नो मीटर, नो राइम एंड नो स्टैंजा पैटर्न रिक्वायर्ड टू कंपोज पोएट्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रे एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन आर द लाइन्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क? ओड टू अ नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, और द सॉलिटरी रीपर। एक लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रीन एंड सिंग्स मेलंकली स्ट्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। ये लाइन आपको कहां से देखने के लिए मिलती है? ऑप्शन डी आ रहा है मोस्टली कैंडिडेट्स का, स्कॉटिश गर्ल। एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये कौन गाता है? स्कॉटिश गर्ल। किसमें है ये? द सॉलिटरी रीपर। नोट कर लेना, द सॉलिटरी रीपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिटरी रीपर क्या है? एक लिरिक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई, जिसको 1807 यानी कि 1807 में
पब्लिश किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द पोएम द सॉलिटरी रीपर वाज इंस्पायर्ड बाय द पोएट्स ट्रिप टू वेयर इन 1803 विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ। बात हो रही है इस लिरिक पोएम के बारे में, द सॉलिटरी रीपर के बारे में, कि सॉलिटरी रीपर नाम की जो लिरिक पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ में 1803 में कहीं घूमने गए थे, वहीं से इंस्पायर हुए थे। तो स्कॉटलैंड गए थे, फ्रेंच माउंटेन गए थे, आल्प्स माउंटेन गए थे, या फिर टिंटन अवे गए थे। कहां पर गए थे? जहां पर उनको आइडिया मिला था इस पोएम को कंपोज करने के लिए। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। खिलान सिंह, शर्मन, कृतिका, स्कॉटलैंड, आरा बिल्कुल करेक्ट है। सोनी मिश्रा, विराज, ऑप्शन है। ओके, कहां गए थे ये? स्कॉटलैंड गए थे। कब गए थे? 1803 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। क्वेश्चन ये है कि पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने अपने जीवन के किस फेज में, जीवन के किस पहलू में लिखा था? तो मिडल एज, लास्ट एज, स्टूडेंट एज, या फिर फर्स्ट एज, कहने का मतलब यंग एज पर। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा था। चलिए जल्दी जल्दी से कोशिश करें बताने की। ओके, लास्ट फेज में, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है लास्ट फेज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। बात करें पैराडाइज लॉस्ट की बिगिनिंग की, तो 1658 में जॉन मिल्टन ने इसको लिखना स्टार्ट किया था। ओके, याद रखेंगे 1658 में लिखना स्टार्ट किया था और 1663 में इसको कंप्लीट कर दिया था। 1663 में इसको कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद में 1667 में इसको पहली बार पब्लिश किया था। तब इसमें कितनी बुक्स थी? टोटल 10 बुक्स थी। और उसके बाद में 1674 में इसको अगेन पब्लिश किया गया। तब इसके अंदर कितनी बुक्स थी? 12 बुक्स थी। ओके, 12 बुक्स थी। 12 बुक्स कैसे थी? बुक नंबर 7 को डिवाइड किया गया था, बुक नंबर 7 और बुक नंबर 8 में, और बुक नंबर 10 को डिवाइड किया गया था बुक नंबर 10 और बुक नंबर 11 में। ओके, अगर इसको बात करें कि किस वर्ष में लिखी गई थी, तो ब्लैंक वर्ष में लिखी हुई पोएम है, याद रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 14। अगेन ग्रामर का क्वेश्चन है। यस्टरडे एट स्कूल आई, उसके बाद है ब्लैंक स्पेस, आई द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर। जल्दी से बताना है क्या हम यहाँ पर फिल करेंगे जिससे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वर स्टार्टलेट, वाज स्टार्टलेट, वाज स्टार्टलिंग और वर स्टार्टलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? चलिए 13 ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 1667 में पब्लिश किया गया, बाद में 1974 में किया गया था। भाई 1974 में नहीं किया गया था, 1674 में ही किया गया था, आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है ना। चलिए गुड। हाँ, ग्रांड स्टार में लिखा गया था वाज स्टार्टेड। तो यस्टरडे एट स्कूल, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई के साथ में क्या लगाएंगे? वाज, ठीक है ना। ऐसे में सेंटेंस है तो हमारा आंसर हो जाएगा वाज स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है वी, फिर है स्पेस, डिनर एट द मोनार्क होटल यस्टरडे। मोनार्क होटल किस किसने देखा है भाई, जरा बताइए मुझे। मोनार्क होटल किस किसने देखा यूपी में? तो वी हैड ईटन डिनर एट द मोनार्क होटल यस्टरडे, वी एट डिनर एट द मोनार्क होटल यस्टरडे, वर ईटिंग डिनर एट द मोनार्क होटल यस्टरडे, और वी गॉट डिनर एट द मोनार्क होटल यस्टरडे। चलिए, एक परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस? चलिए, कृतिका, प्रीति, शिया, सोनी मिश्रा, चंद्रलता, शर्मन सिंह नहीं देखा है अभी। फिरोजाबाद में है मोनार्क होटल, ठीक है ना। इसको देखना हो फिरोजाबाद जरूर आइएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। सिंपल पास्ट बनेगा ये। सिंपल पास्ट क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें एक टाइम इंडिकेटिव एडवर्ब आया है यस्टरडे। यस्टरडे जिस सेंटेंस में आए, अगर ऑप्शन हो आपका सिंपल पास्ट बनाने का, तो नो डाउट आप सिंपल पास्ट में उसको बना दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। द रेगुलर ओड, द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ व्हाट? पेटार्चन, पिंडारिक,
इरेगुलर और इंग्लिश ओड। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है कि द रेगुलर ओड जो है वो किसके इमिटेशन है, किसकी नकल की गई है, पेटार्गियन, पेंडारिक, इरेगुलर और इंग्लिश ओड। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हम बात करें किसकी, रेगुलर ओड और पिंडारिक ओड दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो रेगुलर ओड वाज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पिंडार, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। बात करें इरेगुलर ओड की देन इट विल बी पेटार्कन ओड, और बात करें इंग्लिश ओड की तो इंग्लिश ओड हमारी कौन से है, रेगुलर ओड है। नोट कर लेना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है आस्क, खाली जगह दी गई है, आस्क मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ये विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में से एक लाइन ली गई है, ये लाइन बोली गई है किसके द्वारा, ग्रेव डिगर के द्वारा, ठीक है ना, जो कि कॉमिक रिलीफ का काम करता है। बट यहाँ पर ये आपका टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आस्क, आस्क इन मी, आस्क बाय मी, आस्क फॉर मी और आस्क फ्रॉम मी। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा वाला प्रीपोजिशन हमारा लगेगा जिससे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए आस्क फॉर मी, बिल्कुल ठीक है, आस्क फॉर मी, जिनका राइट आंसर आ रहा है आस्क फॉर मी टुमारो। कल जब मेरे बारे में पूछोगे तो मैं क्या होऊंगा, आई शैल बी अ ग्रेव मैन। ग्रेव मैन के यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। ग्रेव मैन का मतलब ये है कि वो मर चुका होगा, और ग्रेव मैन का मतलब है कि ही वाज एन ओल्ड मैन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। यानी कमेंट किया गया कि मिल्टन की पोएट्री जो है वो एक ऐसा मिरर है जिसमें खुद राइटर का अपना कैरेक्टर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कमेंट किसके द्वारा कहा गया है। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी मैकमिलन, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिनका राइट आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, इट इज सेड बाय मैकमिलन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 18 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस द प्रीपोजिशन एप्रोप्रिएटली। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रीपोजिशन को करेक्टली यूज किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करें। ओके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक केवल 11 कैंडिडेट्स ने लाइक किया है, 13 अभी भी लाइक नहीं किए हैं। ओके, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। पृथ्वीराज, सोनी मिश्रा, ममता, क्वेश्चन नंबर 18 का भी। तो चलिए पढ़ लेते हैं। दिया है द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, ओवर द वॉल। जब हम किसी चीज के अक्रॉस यानी कि आर पार जाने के लिए किसी चीज का यूज करें तो हमें ओवर का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक है जिसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल फिट है। सी लुक्ड एट हिम, यहां तक तो ठीक है, एट का यूज किया गया विद एडमायरेशन बट स्पोक ऑन हेजिटेशन। यहां पर ऑन का जो यूज है वो गलत है, स्पोक विद हेजिटेशन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, स्पोक विद हेजिटेशन हो जाएगा। वी विल मीट ऑन द पार्क, ऑन द पार्क नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन पार्क हो जाएगा। ही ऑलवेज डिसएग्री फ्रॉम मी, डिसएग्री फ्रॉम मी नहीं होगा, डिसएग्री विद मी होगा। आपका आंसर केवल ऑप्शन नंबर ए है जिसमें प्रीपोजिशन बिल्कुल करेक्ट यूज की गई है। नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल यूजेस। आपको बताना है किस सेंटेंस में आर्टिकल का करेक्ट यूज किया गया है। सेंटेंस ए बी सी डी आपके सामने, आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करिए। हाँ, स्पीक विद हेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, आज टोटल 50 क्वेश्चन है अपने पास में, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। कल आपके लगभग 16 क्वेश्चन कम हो पाए थे, पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाए थे कल क्वेश्चन, आज पूरे 50 क्वेश्चन है। ओके, चलिए आलोक ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं। सी इज एन यूरोपियन। अब यूरोपियन के साथ में हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे, क्योंकि यूरोपियन का जो स्टार्टिंग है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। यूरोपियन बाई फोर यू, ठीक है ना, तो एन की जगह पे ए हो जाएगा। ही हैज अ यूनिक गिफ्ट, तो अ यूनिक बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्टिंग और इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया। ही हैज अ यूनिक गिफ्ट फॉर मेकिंग अदर्स फील कंफर्टेबल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल इन अफ्रीका। अब अफ्रीका से पहले ए लगाया गया है जो कि नेसेसरी नहीं है। शी गेव हिम द ऑनेस्ट एडवाइस, ऑनेस्ट से पहले एन ऑनेस्ट एडवाइस हमारा हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली यूजेज अ कंजक्शन, किस सेंटेंस में एक करेक्ट कंजक्शन का यूज किया गया है। आई स्टेड होम सो आई डिडंट मिस द मीटिंग। आप लोग कोशिश करें बताने की, उसके बाद में डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। ऑप्शन ए आ रहा, बिल्कुल ठीक है। आई स्टेड होम, मैं घर पे ठहरा हुआ था या घर पे रुका था। सो आई डिडंट मिस द मीटिंग, इसलिए मेरी मीटिंग मिस नहीं हुई। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया। येट आई फॉरगेट माई वॉलेट, यहाँ पे क्या करेंगे, येट से बाद में कॉमा प्लेस करेंगे। शी लाइक्स कॉफी, उसके बाद में क्या करेंगे, सेमी कोलन लगाएंगे और कॉमा लगा देंगे। अनलेस यू अपोलाइज बट आई वॉन्ट फॉरगिव यू। अब अनलेस के साथ में बट का कोई महत्व ही नहीं, बट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो केवल हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट एडवर्ब का यूज करना है, कोशिश करिए बताने की। ऑप्शन ए पर है, सी रन फास्टली टू कैच द बस एवरी मॉर्निंग। वह हर मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह तेज भागता है बस पकड़ने के लिए। 21 में ऑप्शन नंबर डी बताया जा रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। सी रन्स फास्टली, फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है, ना ही एडजेक्टिव है। फास्टली का हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जो कि एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों रूप में कार्य करता है। ही स्पीक्स वेरी वेल इंग्लिश, हमें अगर इसको सही फॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, ओके, फॉर अ नॉन नेटिव स्पीकर। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स क्विकली फिनिश्ड देयर असाइनमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, क्विकली फिनिश्ड। और इसके बाद है, सी अराइव्ड लेटली, लेटली भी कोई एडवर्ब नहीं होता है, लेट होता है, क्या होता है, लेट होता है। तो केवल एक ही आंसर है सही आपका, ऑप्शन नंबर सी। जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है, टिक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स। ऐसा सेंटेंस हमें पता लगाना है जिसमें प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल तीनों का सही सही उपयोग किया गया हो, बिल्कुल करेक्टली। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, आप लोग कोशिश करिए बताने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताने की कोशिश करना है सभी को। चलिए ऑप्शन सी, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखना है, ही प्रेफर्स कॉफी रेदर टी। अब रेदर के बाद में देन का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर हमारा मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हटा दीजिए। शी वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप when the rain began to pour heavily, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। She was waiting at the bus stop when कंजक्शन है, the rain began to pour heavily, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, in spite of she studied। अगर हम इसको सही करना चाहें तो in spite of के बाद में नाउन का यूज होता है, क्या होता है, नाउन का यूज होता है। in spite of तो हो जाएगा हर हार्ड स्टडीज, ठीक है ना, in spite of her हार्ड स्टडीज। She did not pass exam, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, they went on the hike so they did not bring the any food। यहां पर लगा हुआ they went on the hike so they did not bring the any food with them। ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। they went on the hike so they did not bring the और any लगाया हुआ है, ये हमारा इनकरेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस यूजेस ऑल पार्ट ऑफ स्पीच करेक्टली एंड इफेक्टिवली। हमें बताना है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच जो भी दिए गए हैं वे बिल्कुल करेक्टली मैनर में यूज किए गए हों। तो सभी सेंटेंस को आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको आंसर देना है, ओके। चलिए पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, मैं साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, द चिल्ड्रन रेन क्विक, द चिल्ड्रन रेन क्विक। आप क्विक एज एन एडवर्ब यूज करने की कोशिश की गई है, तो यहीं पर हमारी मिस्टेक है। वी डिस्कस द प्रोजेक्ट थॉरोली बिकॉज एवरीवन कंट्रीब्यूटेड देयर ऑन आइडिया। वैसे सेंटेंस हमारा ये सही है, बट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ही डजंट लाइक डॉग्स, वह कुत्तों को पसंद नहीं करता। हाउएवर ही एडॉप्टेड द स्ट्रे पपी फॉर द सेक ऑफ हिज किड्स। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ओके। नेक्स्ट है, दे वाज गोइंग, यहां पर वाज की जगह पर वर हो जाएगा। गोइंग टू द पार्टी बट
अब बट के साथ में येट भी लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। दे डिडंट सीम एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो वी डिस्कस द प्रोजेक्ट थॉरोली बिकॉज एवरीवन कंट्रीब्यूटेड। एवरीवन के साथ में क्या लगाते हैं, इसका यूज करते हैं, दैट इज वाई ये हमारा गलत था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट आर्टिकल एंड एडवर्ब। हमें बताना है किस सेंटेंस में आर्टिकल और एडवर्ब बिल्कुल सही सही यूज किए गए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताना है शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग पीसफुली। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है शी रीड्स अ बुक, तो अब बिल्कुल ठीक है, एवरी नाइट भी ठीक है, बिफोर स्लीपिंग पीसफुली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। आगे इसको चेक कर लेते हैं। अ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट से पहले अ लगाया गया, यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही रन्स वेरी फास्टली, फास्टली को फास्ट में चेंज कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट स्टिल ही कैन नॉट बीट द चैंपियन। द स्काई वाज एंड ब्यूटीफुल, एन से पहले केवल ए का यूज करेंगे। द स्काई वाज अ ब्यूटीफुल शेड ऑफ ब्लू एज द सनसेट। तो नोट करें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है द मैनेजर डिवाइडेड द टास्क। द मैनेजर डिवाइडेड द टास्क, यहां पर फिल करना एक प्रीपोजिशन को द टीम मेंबर्स टू एंश्योर एफिशिएंसी, यानी मैनेजर ने टास्क को टीम मेंबर्स के बीच में बांट दिया जिससे उनकी एफिशिएंसी, उनकी दक्षता, उनकी कैपेसिटी पता लगा जा सके। तो बिटवीन, अमोंग, विद और इनटू, कौन सा प्रीपोजिशन हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 में फिल करने के लिए बताइएगा। ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। जी हाँ, पास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सो अमोंग, हम जब दो से ज्यादा चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो अमोंग का यूज करते हैं, और जब केवल दो चीजों को आपस में बांटने की बात करें, ठीक है ना, किसी चीज को दो लोगों में बांटने की बात करें तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, शी विल अराइव, शी विल अराइव द एयरपोर्ट अर्ली तो वी शुड लीव नाउ। हमें एयरपोर्ट पहुंचना है इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। तो क्या करेंगे, एयरपोर्ट से पहले एट, इन, ऑन और टू किसका यूज करेंगे, कोशिश करिए बताने की। अराइव एट, बिल्कुल ठीक है ना। एयरपोर्ट से पहले हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, एट द एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग 2 hours बट द बस स्टिल हैज नॉट अराइव्ड। तो क्या करेंगे, वेटिंग फॉर 2 hours, वेटिंग सिंस 2 hours, वेटिंग इन 2 hours और वेटिंग फ्रॉम 2 hours। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है आप लोगों को बताइए। आलोक, प्रीति ऑप्शन ए बता रहे हैं, शिया 4 आ रहा, बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या दिया गया, 2 hours। जब कहीं पर पीरियड्स ऑफ टाइम की बात हो, यानी कि अवधि की, समय अवधि की बात हो, तो हम फॉर लगाते हैं अनसर्टेन टाइम के लिए। यहां पर किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, किसी निश्चित समय की बात हो, उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या है, पीरियड्स ऑफ टाइम है, जो हम आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए फॉर। अगला क्वेश्चन है वी विल गो टू द म्यूजियम, हम म्यूजियम जाएंगे और यहां पर हमें फिल करना है कंजक्शन इट रेन्स टुमारो। तो एल्दो इट रेन्स टुमारो, अंटिल इट रेन्स टुमारो, बट इट रेन्स टुमारो और इफ इट रेन्स टुमारो। 28 में कौन सा कंजक्शन फिल करना है हमें जिससे सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। चलिए प्रीति, शिया, ध्रुवकांत, ओके ओके ओके, निधि, स्मिता वर्मा, चलिए। सो एल्दो, एल्दो क्यों हो जाएगा, हम म्यूजियम जाएंगे। यद्यपि बरसात होती है तो यद्यपि का कोई सेंस ही नहीं निकलेगा यहाँ पे। अनटिल इट रेन्स टुमारो, इसका भी सेंस नहीं है। बट इट रेन्स का भी मतलब नहीं है। इफ का मतलब है यदि, हम कल म्यूजियम जाएंगे यदि कल बरसात होती है। अगला क्वेश्चन है द एसे इज ड्यू, द एसे इज ड्यू खाली जगह दी गई है द एंड ऑफ द मंथ। तो क्या हो जाएगा, द एसे इज ड्यू इन द एंड ऑफ द मंथ, ऑन द एंड ऑफ द मंथ,
एट द एंड ऑफ द मंथ और ओवर द एंड ऑफ द मंथ। कौन सा प्रीपोजिशन हमारा करेक्ट रहेगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, बताइएगा। यहां पर देख लीजिए किस तरीके का समय दिया गया है। ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन ए भी आ रहा है, नोट कर लेना। यहाँ पे द एंड ऑफ द मंथ, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है एंड ऑफ द मंथ, और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे टू पॉइंट आउट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है द कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, खाली जगह है न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक, तो क्या करेंगे? इन न्यूयॉर्क, एट न्यूयॉर्क, ऑन न्यूयॉर्क और ओवर न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। क्वेश्चन नंबर 30 में किस प्रीपोजिशन को हमें यूज करना है जिससे सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए? चलिए, ऑन, हेल्ड ऑन। अच्छा ये बताइए, अगर मैं ये कह दूं हेल्ड ऑन, तो हमें यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? कुछ कैंडिडेट्स बोले हेल्ड ऑन, तो हेल्ड ऑन अगर हम लगाएं तो फिर हमें यहां पर क्या चीज लगानी पड़ेगी? तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा कोई टाइम पॉइंट। क्या लगाना पड़ेगा? कोई टाइम पॉइंट, जैसे कि मंडे, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, या फिर मान लो 2 o'clock, कुछ भी टाइम, मतलब टाइम डिनोट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लेस है। क्या है? प्लेस। और प्लेस जब हो तो हमें दो तरीके से प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ती है, एक बिगर प्लेस और एक स्मॉलर प्लेस। तो बिगर के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं, जैसे सिटी, कंट्री, स्टेट, ठीक है ना। और छोटे के लिए एट का यूज करते हैं। तो न्यूयॉर्क क्या है? ये तो बहुत बड़ी कंट्री है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? इनका यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 31, इसका आंसर टिक कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। खाली जगह दी गई है, फिल करना है। आई हैड ऑलरेडी ईटन, आई वेंट टू द रेस्टोरेंट विद माई फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे? डेस्पाइट आई हैड ऑलरेडी ईटन, एल्दो आई हैड ऑलरेडी ईटन, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी ईटन, अनलेस आई हैड ऑलरेडी ईटन। कौन सा वाला कंजक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे आप लोगों को बताना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ कंजक्शन है, कुछ प्रीपोजिशन है, क्या फिट रहेगा यहाँ पे लगाने के लिए, बताइएगा। डेस्पाइट, निधि बता रही, डेस्पाइट। डेस्पाइट का अगर हमें यूज करना है तो डेस्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। डेस्पाइट ऑफ प्लस नाउन, ठीक है ना, डेस्पाइट ऑफ प्लस नाउन का यूज किया जाता है। इसलिए डेस्पाइट तो यहाँ पे किसी कंडीशन पे नहीं होगा। डेस्पाइट ऑफ के बावजूद क्या हो जाता है? के बावजूद। और उसके साथ में लगाते क्या है? कोई नाउन का यूज करते हैं। उसके बाद में एल्डो। एल्डो क्या है? कंजक्शन है जिसके साथ में क्लॉज का यूज किया जाता है। बिकॉज के साथ में हम ऑफ का यूज करेंगे, नहीं तो बिकॉज से कंडीशनल सेंटेंस बन जाएगा। अनलेस, अनलेस यहाँ पे होगा नहीं। तो क्या है? एल्दो, उसके बाद है क्लॉज। एल्दो आई हैड ऑलरेडी ईटन, यद्यपि मैं पहले ही खा चुका था। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट खाना खाने चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है देयर इज, खाली जगह है, वाटर लेफ्ट इन द बोतल, सो वी नीड टू बाई मोर। हमें फिल करना है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। क्वेश्चन नंबर 32 बताना है क्या, कौन सा मॉडिफायर हम यूज करेंगे यहां पर जिससे सेंटेंस हमारा करेक्ट टू द मीनिंग हो जाए। ओके, चलिए चलिए चलिए, गुड। तो आंसर हो जाएगा हमारा देयर इज। अब यहां पर हमारे पास क्या है? क्वांटिफायर है, एक है फ्यू और एक है अ फ्यू, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होगा? ये यानी कि काउंटेबल नाउन के लिए होगा। काउंटेबल नाउन के लिए होगा। देखिए, मुझे ऐसे कैंडिडेट तो अच्छे लगते हैं जिन्हें कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ लें कि सर ऐसा होता है या नहीं होता है। बट आई डोंट लाइक दोज कैंडिडेट्स who forcefully paste your own ideas about any kind of things। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ना। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो कि सर ऐसा होता है या नहीं होता है। अपने खुद के विचार जबरदस्ती किसी को वो थूकने की कोशिश मत किया करो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ओके, चलिए। तो
आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लिटिल। क्या हो जाएगा, लिटिल। इन द नेगेटिव सेंस लिटिल डिनोट अ स्मॉल नंबर ऑफ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं इन द नेगेटिव सेंस में, नगण्य, जीरो के लिए। देयर इज लिटिल वाटर, यानी कि बोतल में बिल्कुल ना के बराबर पानी है। सो वी नीड टू बाई मोर, इसलिए हमें और खरीदने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, शी इज काइंडेस्ट पर्सन आई नो। तो सी इज द, एन, ए और नो आर्टिकल नीडेड। 33 क्वेश्चन बताना है, कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 बताना है, कौन सा वाला करेक्ट होगा। जी, अनकाउंटेबल नाउन सम के सेंस में ना के बराबर हो। हाँ जी हाँ प्रीति, गुड। सो आंसर हो जाएगा हमारा काइंडेस्ट, या सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है काइंडेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, नोट कर लेना द। अगला क्वेश्चन है, आई कुड नॉट हियर हर क्लियरली। आई कुड नॉट हियर हर क्लियरली द लाउड म्यूजिक। तो क्या करेंगे, बिकॉज, ड्यू टू, डेस्पाइट, एल्दो। कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे, ड्यू टू लगाएंगे, डेस्पाइट लगाएंगे और एल्दो लगाएंगे। चलिए भाई, चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, किसके कारण, द लाउड म्यूजिक, यानी कि तेज म्यूजिक के कारण मैं उसकी आवाज को क्लियरली नहीं सुन पाया। अगला क्वेश्चन है, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही डिड नॉट पास द एग्जाम। उसने कठोर परिश्रम किया, वो एग्जाम को पास नहीं कर पाया। क्या करेंगे, एंड ही डिड नॉट पास द एग्जाम, और ही डिड नॉट पास द एग्जाम, बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। तो याद रखें, एक तरफ हमारा एक अफर्मेटिव सेंस जा रहा हो और दूसरी तरफ एक कॉन्ट्राडिक्ट या फिर अपोजिट सेंस का कोई नया क्लॉज हो, नया सेंटेंस हो, उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, किंतु परंतु छांट देते हैं। तो हमारा इसमें किंतु हो जाएगा बट। ओके, ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। उसने मेहनत तो खूब की लेकिन वो पास नहीं हो पाया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एडवर्सेटिव कंजक्शन इसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन के तहत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में, द टीचर वाज एंग्री, द टीचर वाज एंग्री द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। तो क्या करेंगे, एंग्री विद द स्टूडेंट्स होगा, एंग्री ऑन स्टूडेंट्स होगा, एंग्री एट स्टूडेंट होगा, या एंग्री फॉर स्टूडेंट होगा। चलिए, ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है एंग्री वाला, आई होप कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। एंग्री विद, हाँ बिल्कुल ठीक है। बात अगर किसी पर्सन की हो, या इनफैक्ट हम ये बोलें कि लिविंग बीइंग की हो, ठीक है, तो हम उसके लिए एंग्री विद समवन का यूज करते हैं। ओके, एंग्री विद समवन, एंग्री विद समवन। लेकिन अगर बात आ जाए किसकी, किसी चीज की, ठीक है ना, थिंग, थिंग हो जाए या बिहेवियर हो जाए, ओके, उसके लिए करेंगे हम किसका, एट का यूज, एंग्री एट समथिंग, एंग्री एट समथिंग बिहेवियर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, एंग्री विद द स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वी मेट लंच टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। तो वी मेट इन लंच, एट लंच, ऑन लंच और ड्यूरिंग लंच। क्वेश्चन नंबर 37 बताना है, कौन सा प्रीपोजिशन आपका करेक्ट रहेगा। टीजीटी में आने वाले क्वेश्चंस आपके इसी लेवल के आते हैं, इंग्लिश ग्रामर के, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, बट रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले जो प्रीपोजिशंस हैं उन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलेंगे, और पिछले एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत मिले थे। ओके, चलिए, वी मेट लंच टू डिस्कस। अब क्या है, टू डिस्कस, यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब कि दौरान, यानी हम लंच के दौरान मिले थे, मतलब लंच कर रहे थे उसके दौरान मिले थे। भाई वो मिले थे, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि लंच पर मिले थे, ठीक है ना, तो सर्टेन पॉइंट के लिए हम एट का यूज करते हैं। वी मेट एट लंच,
टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। नोट करना इस चीज को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 पर, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली स्पेस द गार्डन। तो ऑन द गार्डन, एट द गार्डन, इन द गार्डन या फिर ओवर द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 38 में बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी जल्दी से कोशिश करिए। ओके निधि, इन द गार्डन बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इन द गार्डन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने में डर लग रहा होगा, पता नहीं एट नहीं हो जाए, है ना, एट नहीं हो जाए, बट यहाँ पर इन द गार्डन जो है कोई स्पेसिफिक गार्डन की बात नहीं हो रही है कि किस गार्डन में है। इन द गार्डन दिया गया इंडेफिनिट प्लेस है, हम डायरेक्टली यहाँ पे इनका यूज करेंगे, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यू शुड फिनिश योर होमवर्क, यू शुड फिनिश योर होमवर्क, यू गो आउट। क्या करेंगे? अनलेस गो आउट, बिफोर यू गो आउट, एल्दो यू गो आउट और बिकॉज यू गो आउट। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 39 में हमें एक पॉइंट दिया गया है कि काम फिनिश करो और यू चले जाओ। चलिए बिफोर, वेरी गुड, ठीक है ना। क्या करना है? यू शुड फिनिश योर वर्क, तुम्हें अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए। कब? बिफोर, पहले, यू गो आउट, यानी जाने से पहले तुम्हें अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है द प्लान वेंट, द प्लान वेंट व्हेन द सीईओ डिसाइडेड टू क्विट, यानी प्लान पर पानी फिर गया, प्लान फ्लॉप हो गया, प्लान कैंसिल हो गया जब सीईओ ने क्या किया? डिसाइड कर लिया क्विट, यानी बाहर जाने का, छोड़ जाने का, अनएक्सपेक्टेडली। तो क्या करेंगे? आउट ऑफ द ब्लू, ओवर द टॉप, डाउन द ड्रेन, अप इन आर्म्स। मैंने आपको बता दिया पानी फिर जाना, कैंसिल हो जाना, पोस्टपोन हो जाना, उसके लिए हम किस इडियम फ्रेजेस या फिर किस फ्रेज का यूज करेंगे? ऑप्शन सी बताया जा रहा है और बिल्कुल करेक्ट है, डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब है टू कैंसिल और टू बी कैंसिल्ड सम प्लानिंग, किसी तरीके की प्लानिंग कैंसिल हो जाना, कोई प्लान बनाया हो वो पोस्टपोन हो जाना किसी कारण से। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, ही प्रॉमिस्ड टू कीप माई सीक्रेट, उसने वादा किया था कि मेरा जो सीक्रेट है वो हमेशा बनाए रखेगा। बट ही लेट द ड्यूरिंग द मीटिंग, लेकिन उसने क्या किया? मीटिंग के दौरान वो सीक्रेट खोल दिया। हमें सेंस पता पड़ रहा है हमें इडियम्स या फिर फ्रेज देखना है। कैट आउट ऑफ द बैग, डॉग ऑफ द लीश, फिश आउट ऑफ वाटर, बर्ड आउट ऑफ द केज। कौन सा वाला हमारा जो फ्रेज है वो यहां पर बिल्कुल फिट बैठेगा इस सेंस को कंप्लीट करने के लिए? सीक्रेट खोल देना, रिवील द सीक्रेट, बिल्कुल ठीक, रिवील द सीक्रेट। स्पिल द बीन, हाँ यहां पर स्पिल द बीन हो जाएगा, बट यहां पर हमारा आंसर है कैट आउट ऑफ द बैग। स्पिल द बीन है ही नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, शी वॉज एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट फिनिश करने लायक थी थैंक्स टू हर एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो क्या करेंगे? शी वॉज एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय द स्किन ऑफ हर टीथ, इन द निक ऑफ टाइम, ऑन क्लाउड नाइन, ऑफ द कफ। क्वेश्चन नंबर 42 में किस फ्रेज का यूज करना है हमें? जल्दी से बताइए। ऑन क्लाउड टाइम, नो, इन द निक, इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब है प्रिस्क्राइब टाइम, जो समय निर्धारित किया हो उस समय की बात कर रहे हैं, इन द निक ऑफ टाइम। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ही वॉन द लॉटरी, जैसे ही उसने लॉटरी जीती, ही वॉज विद एक्साइटमेंट, तो एट हिज विट्स एंड, ओवर द मून, अंडर द वेदर, इन अ टाइट स्पॉट। जैसे ही उसने लॉटरी जीती वह एक्साइटमेंट में क्या था? आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा वाला फ्रेज यहां पर करेक्ट रहेगा फिल करने के लिए। बिल्कुल करेक्ट है, ओवर द मून, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, ठीक है ना, वेरी हैप्पी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स वर
व्हेन द टीचर आस्क्ड देम अबाउट देयर मिसिंग होमवर्क, स्टूडेंट हो गए व्हेन द टीचर आस्क्ड देम अबाउट देयर मिसिंग वर्क, जब टीचर ने उनका मिसिंग होमवर्क चेक किया। तो कॉट रेड हैंडेड आउट ऑफ द वुड्स इन हॉट वाटर ऑफ द बुक, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू सेंस कौन सा फ्रेज यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में। चलिए, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना, भाई चोरी थोड़ी कर रहे थे जो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, समस्या में पड़ गए थे, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, टीचर ने कॉपी चेक कर ली, कॉपी में काम पूरा नहीं था, क्या हो जाएगा इन हॉट वाटर, इन ट्रबल। ओके, अगला क्वेश्चन है ही ऑलवेज मैनेज, ही ऑलवेज मैनेज टू व्हाट, नो मैटर हाउ टफ थिंग्स गेट, वो हमेशा मैनेज कर लेता है, चीजें चाहे कितनी भी खराब क्यों नहीं हो। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, कीप हिज हेड अबव वाटर, हिट द नेल ऑन द हेड, बाइट ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कीप हिज हेड अबव वाटर। कीप हिज हेड अबव वाटर का मतलब है समस्याओं से निपटारा पा लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट, उन्होंने समस्या सुलझाने की बहुत कोशिश की, बट द नेगोशिएशंस वर फ्रॉम द स्टार्ट, लेकिन जो समझौता था वो शुरुआत से कैसा था, वाइल्ड गूज चेस, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, स्टॉर्म इन अ टी कप और बाल पार्क फिगर। तो ये क्या था, वाइल्ड गूज चेस, यानी कि व्यर्थ का भगा दौड़ी थी, बेवजह की खींचातानी थी, समस्या सुलझ नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट द फ्रेज टू बी और नॉट टू बी इज फ्रॉम हैमलेट्स फेमस सॉलिलिटी इन एक्ट वेयर ही कंटेम्पलेट्स लाइफ एंड डेथ। तो ये टू बी और नॉट टू बी जो है वो किस एक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर दूं कि किस एक्ट और किस सीन में देखने के लिए मिलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 बताना है, 47 बताना है। चलिए भाई, और सभी कैंडिडेट्स वीडियो को लाइक तो कर दो यार, लाइक नहीं किया अभी तक। गुड, वेरी गुड। एक्ट थर्ड, जिनका राइट आंसर आ रहा है एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में ये सॉलिलिटी आपका स्टार्ट होता है। ओके, हैमलेट के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट वन, इन मैकबेथ, बात हो रही है मैकबेथ की। द थ्री विचेज प्रोफेसी प्ले अ सेंट्रल रोल इन मैकबेथ्स डाउनफॉल, यानी थ्री विचेज जो हैं वो मैकबेथ के डाउनफॉल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। या क्वेश्चन ये है कि द विचेज आर आल्सो रेफर टू एज द, और ये जो थ्री सिस्टर हैं इनको क्या कहा जाता है, वियर्ड सिस्टर, फेट्स, फेरीज, डॉटर्स ऑफ डार्कनेस। 48 नंबर का क्वेश्चन बताना है, 48। चलिए बिल्कुल ठीक, डॉटर्स ऑफ डार्कनेस को बियर्ड सिस्टर कहा जाता है। कितना पॉपुलर टर्म है, कितनी बार एग्जामिनेशन में आया है ये। अगला क्वेश्चन है द फ्रेज ऑल द वर्ल्ड्स जस्टिस इज फ्रॉम शेक्सपियर्स कॉमेडी एज यू लाइक इट एंड इज स्पोकन बाय द कैरेक्टर इन द फेमस सीन 7 एजेस ऑफ मैन। ये स्पीच किसके द्वारा बोली जाती है, क्वेश्चन नंबर 49 बताना है। चलिए, स्मिता वर्मा, प्रीति, इट्स विराट, आलोक, गौतम, वीरेंद्र, बिल्कुल ठीक है। जैक्स द मेलेंकोलिक, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट इज सेट इन द इटालियन सिटी ऑफ व्हाट वेयर द फ्यूड बिटवीन द मॉन्टेग्यूज एंड द कॉपलेट्स टेक्स प्लेस। तो फ्लोरेंस, वेनिस, वेरोना और मिलान, वह कौन सी सिटी है इटली की जहां पर क्या होता है, मॉन्टेग्यू और कैपुलेट्स के बीच में बहस हो जाती है। चलिए, मिलान बता रहे हैं, प्रॉस्पेरो रहता था मिलान में, तो ड्यूक ऑफ मिलान था वो। वेरोना, जिनका आंसर आ रहा है वेरोना, बिल्कुल ठीक है। खुशी, प्रीति और मोस्टली सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है जिनका वेरोना आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, लाइक कर दीजिए। ओके।